नमस्कार, मैं हूं शिवम। मेरे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। एक पार्टी जिसने 2019 में 50% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किया, करीब 224 सीटें जीती, जिस पार्टी ने, वो अचानक से डिफेंसिव क्यों नजर आ रही है? वो अश्वमेघ कहां गया जो अब तक नए नए प्रदेशों में घूम रहा था और विजेता बन रहा था? कहां गायब हो गया वो? अब आप सवाल करेंगे कि इसका प्रमाण क्या है कि वो डिफेंसिव है, वो डरी हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं और उसकी डिफेंसिव होने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसे प्रमाण देने वाला हूं इस कार्यक्रम में, जिससे ये साबित होता है कि मोदी शाह बंद कमरे में जब बात करते होंगे तो ये कह रहे होंगे कि कहीं ना कहीं डर तो है 24 में हार ना जाए। 24 में हारने का डर बीजेपी को सता क्यों रहा है और क्यों यह बात साबित होती है, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। राज्य दर राज्य, जिन 6 राज्यों का मैं जिक्र कर रहा हूं, उनकी बात करेंगे। शुरुआत कर्नाटक से करते हैं, जहां पर अभी हाल ही में कांग्रेस ने सरकार बनाई। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन करने का निर्णय किया और बीजेपी के नेताओं को यह बात गले नहीं उतर रही। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने पार्टी आलाकमान के निर्णय पर कई सवाल खड़े कर दिए। सीधे लहजे में नहीं, सीधे तरीके से नहीं, लेकिन उन्होंने सवाल किए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जहां तक उन्हें पता है, गौड़ा को पता है, कि किसी राज्य के नेता से इस गठबंधन के बारे में सलाह नहीं ली गई। 14 से 21 तक गौड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में रहे हैं, उनके साथ काम किया है, दिल्ली में काम किया है, और गौड़ा ये बात बेहतर तरीके से जानते हैं कि यहां पर दिल्ली में हाई कमान कोई भी निर्णय लेने से पहले सलाह नहीं लेता, क्योंकि उनको लगता है कि सलाह लेगा, विचार विमर्श करेगा तो इससे हाई कमान कमजोर साबित हो जाएगा। यह एक रणनीति है या एक सोच है। दूसरी बात, सदानंद गौड़ा ये कहते हैं कि जदेस का थोड़ा एकाधिकार मजबूती पुराने मैसूर के इलाके में है, जहां बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। यानी जो 4 से 5% का वोट यहां मिलता था, वो बढ़ के 16 से 17% हो गया। सदानंद गौड़ा कहते हैं कि फिर भी बीजेपी ने क्यों यह गठबंधन किया, समझ से परे है। इन फायदों का त्याग क्यों किया, समझ से परे है। वो तीसरी एक और बात कहते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अब पुराने मैसूर क्षेत्र में जेडीएस अपनी चलाएगी, अपने तरीके से काम करेगी, तो फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का क्या होगा, जिन्होंने पिछले कई सालों में कड़ी मेहनत करके बीजेपी के वोट बैंक को, वोट शेयर को बढ़ाया है? उनको निराश होना पड़ेगा, इसका नुकसान पार्टी को होगा। सदानंद गौड़ा ने यह सीधे तरीके से तो नहीं, लेकिन उनकी बातचीत का कमोवेश यही अर्थ था जो कर्नाटक के कई सारे अखबारों में खबर पब्लिश हुई। कर्नाटक भाजपा के कई नेता आश्चर्यचकित हैं, वो चौंके हुए हैं कि उनका केंद्रीय नेतृत्व तो इतना अनिर्णायक और भ्रमित क्यों नजर आ रहा है। वो 5 महीने से, बीजेपी की बात कर रहा हूं, 5 महीने से विधायक दल का नेता नहीं चुन पा रहा कर्नाटक में बीजेपी का धड़ा। पार्टी अध्यक्ष नलिन कतील का कार्यकाल अगस्त 2022 को खत्म हो गया है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई कतील का रिप्लेसमेंट नहीं मिला कर्नाटक में। यह कर्नाटक में बीजेपी की हालत है। कुछ आंकड़ों पर अगर आप गौर करेंगे तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई क्यों है, इसका वजह समझ में आती है। और इसकी वजह यह है कि 24 में उसको बड़ा नुकसान हो सकता है इस राज्य में, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव के रुझान के हिसाब से 24 में वोट पड़ते हैं तो कर्नाटक में बीजेपी को सीटें मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ 8। 19 में 25 मिली थी। यह डर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को खाए जा रहा है। इसलिए उन्होंने जनता दल एस के साथ गठबंधन कर लिया, क्योंकि हाईकमान को यह लगता है कि यह गठबंधन होने के बाद 28 में से 18 सीटें यह गठबंधन जीत जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी इतनी असुरक्षित कैसे महसूस करने लगी? पार्टी ने भले ही कर्नाटक में सत्ता खो दी हो, लेकिन उसने अपना 2018 का वोट शेयर तो बचाए रखा। 36% वोट उसको मिले हैं। 23 में यह बरकरार रहे। 19 के अगर लोकसभा चुनाव में देखें तो कर्नाटक में बीजेपी को 51% वोट मिले थे। बीजेपी आलाकमान को ऐसा क्यों सोचना पड़ रहा है कि 2024 में यह प्रवृत्ति नहीं लागू होगी कि विधानसभा में किसी और को वोट दिया जाता है, लोकसभा में किसी और को वोट दिया जाता है? इसका मतलब यह है कि अगर 25 से 8 पर आ गए कर्नाटक में, तो इसका सीधा सीधा असर कहां होगा? दिल्ली में होगा, और नुकसान उठाना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। और बात सिर्फ कर्नाटक की नहीं है, आप तेलंगाना आ जाइए। तेलंगाना में चुनाव होने हैं 1 महीने बाद। बीजेपी यहां पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, जीतने की कोशिश नहीं कर रही। और एक वक्त वो था जब बीजेपी कांग्रेस को हटाकर मुख्य विपक्षी दल बन गई थी, इस राज्य में पूरी पावर में थी। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर मोदी और दूसरे बीजेपी नेताओं के हमलों को अब राजनीतिक हलकों में बहुत तरजीह नहीं दी जा रही है। लोग इस तरह से नहीं देख रहे हैं कि बीआरएस के साथ भाजपा की कोई लड़ाई हो रही है या चुनौती बीआरएस के लिए है, क्योंकि इस तरह का रुख है
तेलंगाना में बीजेपी ने किया क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि तेलंगाना में अगर बीजेपी पावरफुल तरीके से लड़ती तो वो अपने राज्य इकाई के प्रमुख बंदी संजय कुमार को हटाती नहीं। बंदी संजय कुमार वो शख्स हैं जिन्होंने 3 साल से कुछ ज्यादा के कार्यकाल में बीजेपी को तेलंगाना में मजबूत किया, पूरी ताकत लगाई। उनकी जगह पर जो आए हैं जी किशन रेड्डी, वो बंदी संजय कुमार से ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, उतनी क्षमता उनमें नहीं दिखाई दे रही। वो बीआरएस को घेर नहीं पा रहे, बीआरएस के ऊपर हमले नहीं कर पा रहे। भाजपा नेताओं के हमले अब कुंद हो गए हैं। खासकर कर्नाटक में पार्टी की हार के बाद अब कांग्रेस को सत्ता से वंचित करने और इस प्रक्रिया में केसीआर की मदद करने के लिए सत्ता विरोधी वोटों को विभाजित करने की कोशिश भर कर रही है बीजेपी तेलंगाना में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और लोकसभा चुनाव में यह कोशिश की जा रही है कि बीआरएस के साथ एक एलाय हो जाए, औपचारिक क्या अनौपचारिक, इसको इसी तरह से लोग देखने लगे हैं तेलंगाना में। तो बीजेपी में अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी जो नंबर 2 पे आ गई थी वो नंबर 3 पर खिसक गई और वो कांग्रेस को अब वोटों को विभाजन करने के लिए, कमजोर करने के लिए काम करने लगी और वो चाह रही है कि केसीआर यहां पर जीत जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इससे भी यह साबित होता है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं डरी हुई है बीजेपी हाईकमान। तमिलनाडु की बात करते हैं। यहां पर बीजेपी आला कमान ने एआईएडीएमके के साथ एक एलआई किया, बाद में यह एलआई खत्म हो गया, यानी गठबंधन खत्म हो गया। अन्नामलाई को राज्य इकाई प्रमुख पद से हटाने से इनकार किया बीजेपी ने और इसकी वजह से एआईएडीएमके ने उसके साथ रिश्ता खत्म कर लिया। लोगों को यह लगा कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी, हाईकमान स्पष्ट है, आला कमान स्पष्ट है कि उसको तमिलनाडु में क्या करना है। लेकिन उसके बाद उसके तेवर नरम पड़ गए। सोचने वाली बात यह है कि उसके तेवर ऐसे समय पे नरम पड़े जब एआईएडीएमके ने वो काम किया जो बीजेपी कभी भी नहीं चाहती थी। अगर भाजपा का कोई राजनीतिक विरोधी मुस्लिम कैदियों की रिहाई की मांग करता है, जिसमें 1998 के कोयम्बटूर बम विस्फोटों के दोषी भी शामिल हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वो जो धमाके हुए थे वो लाल कृष्ण आडवाणी को निशाना बनाने के लिए किए गए थे, और उनके साथ भी बीजेपी अगर एलाई करने की कोशिश कर रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी डिफेंसिव होकर बीजेपी काम कर रही है। पिछले हफ्ते अन्ना द्रमुक ने ठीक यही किया और बीजेपी की लाइन से हटके काम किया। अन्नामलाई ने भी इसका विरोध नहीं किया, बस खाना पूर्ति कर दी और बाकी नेता तो इस पूरे मामले से परे ही रहे। अन्नामलाई का भी बहुत आक्रामक रवैया दिखाई नहीं दिया जो तमिलनाडु में बीजेपी को लीड कर रहे हैं। तो इससे तमिलनाडु में भी समझ में आता है कि बीजेपी एक कदम आगे गई और 2 कदम पीछे उसको आना पड़ा। भाजपा एक स्वतंत्र रास्ता अपनाने का अगर इरादा रखती तमिलनाडु में तो तुरंत वो दक्षिणी जिलों में थेवर समुदाय को लुभाने की कोशिश करती, क्योंकि उस इलाके में अन्ना द्रमुक नेता ओ पन्नीरसेल्वम, वीके शशिकला और एएमएमके प्रमुख टीडीपी दिनाकरण के साथ वो गठबंधन की कोशिश करती। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। वो अभी भी ये इंतजार कर रही है, अभी भी वो इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि एआईएडीएमके के साथ उनका कोई कनेक्शन बन जाए, गठबंधन हो जाए, लोकसभा में वो इसके साथ मिलकर लड़ें। तो इससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व परेशान है, समझ नहीं पा रहा है। दूसरे राज्यों में उसकी रणनीति भी उसी तरह की है। सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं है, तेलंगाना की बात नहीं है, आप आंध्र प्रदेश लीजिए। वो गठबंधन के लिए तेलुगु देशम पार्टी के प्रयासों को अनदेखा कर रहे हैं, एक जमाने में लग रहा था शुरू कुछ दिन पहले। और इस मामले में उन्होंने जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण के दबाव को भी उस वक्त नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा था कि टीडीपी के साथ गठबंधन कर लीजिए, क्योंकि वो एक विश्वसनीय सहयोगी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को नाराज नहीं करना चाहते थे। उनको ये लग रहा था कि रेड्डी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। भाजपा उनकी निरंतर वफादारी पर भरोसा कर सकती है, क्योंकि वो केंद्रीय एजेंसियों से जुड़े कई मामलों का सामना कर रहे हैं, यानी जगन मोहन रेड्डी। हालांकि इसका मतलब यह हो सकता है कि आंध्र में भाजपा के लिए 0 सीटें आए। पार्टी इसके लिए तैयार दिख रही थी उस वक्त तक, लेकिन अचानक से पार्टी का जो रुख था वो बदल गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश को मिलने के लिए बुला लिया, उनके पिता के बारे में जानकारी लेने के लिए अपने दिल्ली आवास पे बुला लिया। इसके बाद सवाल ये खड़े होने लगे कि क्या अमित शाह 2 नाव पर सवारी करना चाहते हैं आंध्र प्रदेश में? जो पहले नारा लोकेश या चंद्रबाबू नायडू से एकदम एंटी थे, पवन कल्याण की भी बात नहीं मानी, वो अचानक से इतने पिघल कैसे गए? क्योंकि 14 में जब बीजेपी लड़ी थी इन लोगों के साथ मिलकर, यानी टीडीपी के साथ मिलकर, तो उस वक्त ये कहा गया था कि बीजेपी को फायदा होगा, और हुआ भी। 2 सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन 19 में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई।
एक बार फिर से बीजेपी को यह लग रहा है कि अगर वो यहां पर दोनों को साथ के चलती है और मौका देख के एक की तरफ ज्यादा झुक जाती है तो हो सकता है उसको फायदा हो जाए आंध्र में। और आंध्र की रणनीति पर बीजेपी दोबारा से विचार करने का सोचने लगी है। वो फिर से चाहती है कि 2014 जैसा एक गठबंधन क्या बन सकता है जब जनसेना और टीडीपी के साथ मिलकर बीजेपी ने यहां पर इलेक्शन लड़ा था आंध्र प्रदेश में। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस राज्य को लेकर भी काफी डर है, रणनीति स्पष्ट नहीं है। अब एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि सिर्फ दक्षिण के राज्यों में ही परेशानी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में ही सिर्फ इतनी अनिर्णय की स्थिति में नहीं है। आप पश्चिम बंगाल और ओडिशा में देखिए, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो कमोबेश इसी तरह की है। इन दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 19 या उसके आगे या पीछे बहुत तेजी से ऊपर बढ़ी थी, बहुत तेजी से उसने काम करना शुरू किया था, लेकिन अचानक से वो बैठ गई, अचानक से उसकी पूरी प्लानिंग धराशायी हो गई। यहां पर आपको बहुत उग्र नहीं नजर आ रही है, यहां पर भी उसकी रणनीति किसी के गले नहीं उतर रही। इसी तरह से अगर आप महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ड्राइविंग सीट पर हुआ करती थी और ये कहा जाता था कि ये एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी बड़ी तेजी से मजबूत हो रही है। शिवसेना को उन्होंने किनारे कर दिया था, लेकिन अचानक से वहां पर पॉलिटिकल सिचुएशन बदली और वहां पर शिवसेना से अलग होकर शिंदे ने सरकार बनाई, चीफ मिनिस्टर बने। आज की तारीख में शिंदे मजबूत हो गए हैं एक मराठा चेहरा के तौर पर। इसी तरह से अजित पवार एनसीपी से अलग होकर आए, पार्टी सरकार में शामिल हुए, उप मुख्यमंत्री हैं, मजबूत नजर आते हैं। देवेंद्र फडणवीस दिखाई नहीं देते। तो अगले चुनाव में भी क्या स्थितियां होंगी, क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री का दावा कर पाएंगे उस पद के लिए, बड़ी बात है, क्योंकि यहां पर भी बीजेपी की रणनीति बड़ी डिफेंसिव है। लग नहीं रहा है कि वो बहुत मजबूती से आएगी, क्योंकि वो 24 को ध्यान में रखकर प्लानिंग कर रहा है। इस तरह से एक सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जो इतने स्ट्रांग तरीके से लड़ रहे थे, उनको क्या हो गया? क्या अंदर डर खाया जा रहा है कि वो अब 224 से घटकर 175 या 150 पर आ जाएंगे 2024 के चुनाव में? इन 6 राज्यों की जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, या जो कदम है भारतीय जनता पार्टी के, वो ये दिखाते हैं कि डर घर कर गया है इन 2 बड़े नेताओं के भीतर, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के भीतर, और इसीलिए वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि रणनीति क्या होनी चाहिए। मुझे इजाजत दीजिए, आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए द ब्लंट मीडिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।